Hello, Jai Hind students. I welcome you all on this amazing platform of Defense Wala. Am I properly audible and visible to every one of you right now? Jai Hind, everyone. Okay. फटाफट से बता दीजिए क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है, क्या मैं सब लोगों को प्रॉपर्ली विजिबल हूँ? गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, बढ़िया. चलिए ठीक है, सब लोगों ने कर लिया है ज्वाइन. तो देखो, आज से हम लोग हमारा जो पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत करने वाले हैं और ये चैप्टर है हमारा सेल. अब सेल से शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रथा अनुसार प्रॉमिस करेंगे कि जो सारा हमारा पूरा हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं वो हम क्लास में याद कर कर जाएंगे. फटाफट से ये प्रॉमिस कर दो जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें. फटाफट से हर क्लास के पहले ये मैं प्रॉमिस लूंगी आपसे. ये बेसिकली प्रॉमिस आपका खुद से भी होने वाला है कि आप ये पूरा अच्छी तरह से निभाएं इसको, कि हम क्लास में याद कर कर जाएंगे. जय हिंद एवरीवन. ओके, बहुत बढ़िया. तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर की, जो कि है सेल. सेल का पार्ट 1. अब सबसे पहले तो सेल को समझाया जाए कि ये सेल होता क्या है. जिस प्रकार से आपकी वो जो बिल्डिंग है जिसका आप ख्वाब देखते हैं, एनडीए की खड़कवासला में जो बिल्डिंग है वो एक एक ईंट कर कर पूरी आपकी बिल्डिंग बनी है, सिमिलर प्रकार से एक एक छोटू छोटू सा सेल मिलकर हमारा ये पूरा शरीर बनाता है. सेल सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे शरीर का, जो हमारे शरीर को बेसिकली पूरे काम करवा रहा होता है. और सेल अपने आप में ही एक पूरी दुनिया है. सेल को हम एक पूरे शहर की तरह समझते हैं, जिसमें एक फैक्ट्री भी है जहां से चीजें बन रही हैं, एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है जहां से चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, एक एनर्जी वाला सोर्स, एक बैंक भी है. हर एक चीज एक छोटे से सेल में होती है और बहुत सारे सेल मिलकर हमारे इस पूरे शरीर को चला रहे हैं. सेल को अगर समझना है तो एक फटाफट से तुम लोगों को एक डायग्राम बताती हूँ, उससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. देखो, एनिमल सेल को देखते हैं सबसे पहले. ये एक एनिमल का ऑर्गन है, ठीक है. अब इस ऑर्गन को अगर मैं बीच में से काटूं तो कुछ ऐसा दिखेगा. उसमें इस प्रकार का हम लोगों को पूरा टिश्यू देखने को मिलेगा और उसके अंदर अल्टीमेटली ये एक सेल होता है. ये एक एनिमल सेल है बेटा, ठीक है. इसमें ये जो सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये सारे वर्कर्स हैं जो कि एक सेल में मौजूद हैं, उसके सारे काम करवाने में मदद कर रहे हैं. उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे प्लांट सेल आपको दिखाती हूँ तो ये देखो, एक प्लांट सेल. ये रहा एक प्लांट, ठीक है. प्लांट के अंदर ये आपकी पत्ती को अगर आप काटोगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा, और उसके अंदर अंदर जाओगे तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे एक सेल देखने को मिल रहा है, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा एक सेल है. सेल क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म को बनाने वाला एक बेसिक यूनिट होता है. अब इसके बारे में समझे. सबसे पहले जस्ट लेट मी डू वन थिंग बच्चा, just give me 1 second. Okay, we are back again. तो आप जो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, हाँ, अरे बीच में नोट्स नहीं बनाने. पहले भी तुम लोगों को ये चीज बोली थी कि हम लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं क्लास में, हम लोगों को सिर्फ समझना है, सुनना है ध्यान से. आखिरी में जो माइंड मैप मैं बनाऊंगी सिर्फ आपको वही बनाना है, बीच में आपको सारा मूवी की तरह देखना है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये है एक सेलुलर जेल. सेलुलर जेल क्यों बोला इसको सेलुलर जेल? क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे कमरे हैं ना, इनको बोला जाता है एक एक सेल, ठीक है. इसीलिए इसको सेलुलर जेल का नाम दिया गया है. बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, इसीलिए सेलुलर जेल्स को बोला गया है. अब बेटा, किसी ना किसी के दिमाग में तो सबसे पहले आया होगा ना कि हमारा शरीर किस चीज का बना हुआ है, सबसे छोटे टुकड़ों में कौन सा हमारे शरीर को बांटा जा सकता है. ये किसी ना किसी के दिमाग में तो आया होगा. जिसके दिमाग में सबसे पहले आया था उन साइंटिस्ट का नाम है सर रॉबर्ट हुक.
सर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ओक ट्री, कौन सा पेड़, ओक ट्री जो था उसकी छाल जो थी उसको देखा, छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, और माइक्रोस्कोप उनका खुद का बनाया हुआ एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। अभी जो हम लोग स्कूल वगैरह में देखते हैं माइक्रोस्कोप, वो बोरिंग सा ऐसा ग्रे ब्लैक कलर का होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें इनका खुद का जो बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था वो बेहद खूबसूरत माइक्रोस्कोप था, बिल्कुल ये था उनका माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके नीचे उन्होंने ओक पेड़ की छाल को देखा, और उन्होंने फिर अपनी एक किताब थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ये उसका मेन पेज था बेटा। माइक्रोग्राफिया किताब में उन्होंने ये बताया कि यार जब मैंने पेड़ के छाल को देखा था ना, मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला था। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं ना, इनको उन्होंने नाम दिया सेल, यानी कि ये जो सेल शब्द है ये भी इन्होंने ही बताया था। और सेल उन्होंने उठाया था जो मॉन्क्स होते हैं, उनके मोनास्ट्रीज होती है ना जहाँ पे वो प्रेयर करते हैं, तो वहां पे जो उनका छोटे छोटे कमरे थे वहां से ये वर्ड उठाकर लाए, यानी कि वर्ड भी इन्होंने ही बताया है। और उन्होंने बोला कि ये हनी बी के छत्ते जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, ये हनी बी का छत्ता। ठीक है, अब इसमें इन लोगों को ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। अच्छा, वॉइस में किसी को कोई भी परेशानी है क्या, फटाफट से मुझे बताओ जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। वॉइस में किसी को ये कोई दिक्कत आ रही है क्या, अभी वॉइस लो आ रही है क्या बच्चा, सबको वॉइस लो आ रही है क्या? नो प्रॉब्लम, चलो बढ़िया, नहीं आ रही है दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सर रॉबर्ट हुक की, जिन्होंने 1665 में ओक पेड़ की छाल में ये देखा था। उनको एक ऐसा हनीकोम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला था जिसको उन्होंने नाम दिया एक सेल का। लेकिन ये सेल कैसा था, ये सेल मरा हुआ सेल था, यानी कि ये एक डेड सेल था। अब डेड सेल और जीवित सेल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल एक सेल आपका एक पूरा फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री जहां पे सारी चीजें चल रही हैं। अगर फैक्ट्री काम कर रही है, अगर उससे कंटिन्यूसली चीजें बन रही हैं तो वो जीवित सेल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है जो बंद पड़ी है, जो कोई भी काम नहीं कर रही है, तो वो डेड सेल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा यहाँ पे, डेड सेल देखा था। अब डेड सेल की डिस्कवरी तो हो गई, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले थे हमारे सर एंटन वन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में जो काई होती है ना, एल्गी जिसको हम बोलते हैं, तालाब में उन्होंने उस काई में एक पर्टिकुलर एल्गी होती है जिसका नाम होता है स्पाइरोगायरा। उन्होंने स्पाइरोगायरा एल्गी को देखा और उसकी स्टडी की, तो उन्होंने फिर लिविंग सेल की यहां से डिस्कवरी की है। यानी कि डेड सेल की डिस्कवरी की थी सर रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिविंग सेल की डिस्कवरी की है सर एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन आपके पास में ये पूछा जाएगा कि यार डिस्कवरी किसने की सेल की, तो आप क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक बोलोगे या एंटन वन ल्यूवेनहॉक बोलोगे? डिस्कवरी ऑफ द सेल का हमेशा जो खिताब है वो किसको ही जाएगा, रॉबर्ट हुक को जाएगा। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल किसने की, तो आप बताओगे एंटन वन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, डेड सेल लिविंग सेल क्लियर होना चाहिए, कहां कहां पे डिस्कवरी की ये क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक सर बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। एक प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, एक एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। उन दोनों के बीच में कोई व्हाट्सएप का फेसबुक का कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन दोनों ने एक टाइम पे एक ही बात बोली। क्या बात बोली? कि सारे जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, और सेल ही है जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब इन दोनों की बातें इन्होंने पब्लिश करवाई और पता चला कि दोनों ने सेम ही बात बोली है। वो दोनों कौन थे साइंटिस्ट? वो दोनों थे बेटा, एक थे सर मैथियास श्लिडन और एक थे थियोडोर श्वान। मैथियास श्लिडन ने बात की थी प्लांट्स के बारे में और थियोडोर श्वान ने बात की थी एनिमल्स के बारे में। इन्होंने अल्टीमेटली बताया कि हाँ, ये दोनों चीजें हमारी कॉमन मिल रही हैं, और उसको फिर उन्होंने बोला कोशिका के सिद्धांत। कोशिका यानी कि सेल, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स, जो थ्योरी है, तो उन्होंने इसको बोला द सेल थ्योरी। क्या क्या पॉइंटर्स बताए उन्होंने? दो पॉइंटर्स बताए, यहां पे मैं लिखती हूं दोनों पॉइंटर्स को। सबसे पहला, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो लिखा हुआ है
सेल थ्योरी को यहीं पे मेंशन कर देते हैं, बाद में जब माइंड मैप बनाएंगे उसमें मैं अलग से मेंशन करूंगी, ठीक है। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिका का बना हुआ है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले ही वो एनिमल हो भले ही वो प्लांट हो, सबके सब किसके बने हैं बेटा, सेल्स के बने हुए हैं। दूसरा पॉइंटर उन्होंने ये बताया कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब इस चीज को ध्यान से समझना बच्चा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये ही बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है और ये छोटा, सबसे छोटा वो हिस्सा है जो अकेले रह सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं सेल से भी छोटी कोई चीज होती है कि हाँ, सेल के अंदर जो मौजूद वर्कर्स हैं वो उससे भी छोटे होते हैं, लेकिन हमने सेल को सबसे स्मॉलेस्ट क्यों बोला, इट इज द सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोला है हमने इसको, इसलिए बोला है क्योंकि इससे छोटी चीजें अकेली नहीं रह सकती, लेकिन ये जो है वो यहाँ पे अकेले रह सकता है, ठीक है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा है, एक बेसिक काम कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा शरीर काम कर रहा होता है। चलो, अब ये उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे। सबको लो वॉइस आ रही है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अभी आई होप कि वॉइस जो होगी वो बेटर होगी। चलो, अब देखो, अब ये तो उन दोनों ने बता दिया। अब एक क्वेश्चन उठा कि यार जो नए सेल्स आ रहे हैं, अब वो जो नए सेल्स हैं वो कैसे आ रहे हैं। तुमने बता दिया कि हाँ चलो, ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए हैं, लेकिन जो नए सेल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अब इसको बताया एक नए साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था सर रुडोल्फ वर्चो। सर रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में इन्होंने ये बोला कि एक जो सेल है वही 2 सेल में डिवाइड कर रहा है और ऐसे ही नए सेल्स आ रहे हैं, यानी कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि नया सेल आ रहा है तो वो पुराने सेल के डिविजन की वजह से ही आ रहा है। और इसको उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरह से बोला, उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ए सेलुले। ओमनिस सेलुला ए सेलुले एक जर्मन लाइन है, ठीक है। ओमनिस सेलुला ए सेलुले एक जर्मन लाइन है और इसका मतलब है ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट अब हमारा सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट बन गया, यानी कि अब मॉडिफिकेशन हो गया है। यानी कि सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, सेल बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन है, और तीसरा पॉइंट अब ये ऐड हो गया है कि ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किसने किया, सर रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफिकेशन किया था। ये तीनों देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारी सेल थ्योरी देने के लिए, और सेल थ्योरी यानी कि यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स को बता रही है। कौन कौन से पॉइंट्स है बच्चा? All living things are made up of cells. Cells are the basic units of structure and function, and living cells come from the pre-existing living cells. खत्म, ठीक है। ये रही हमारी सेल थ्योरी। ये बेसिक एक टाइमलाइन है जो बता रही है। रॉबर्ट हुक, एंटन वन ल्यूवेनहॉक उसके बाद में आए थे, फिर मैथियास श्लिडन और शुआन ने सेल थ्योरी दी, और उसके बाद रुडोल्फ वर्चो ने यहाँ पे बताया है। तो अगर मैं सेल की डिस्कवरीज का एक छोटा सा माइंड मैप बनाऊं जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी, तो वो आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। ये सबसे पहला जो हमारा माइंड मैप होने वाला है, इसको आप नोट करेंगे बच्चा, ठीक है। मैं बताते जाऊंगी कि नोट क्या क्या हम लोगों को चीजें करनी है, ठीक है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी। सर रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में की थी। कैसा सेल उन्होंने देखा यहाँ पे?
डेड सेल देखा, कौन से पेड़ में देखा था? ओक ट्री की छाल में उन्होंने ये देखा था। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर था। बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया बुक का नाम था। और इन्होंने टर्म जो था वो टर्म सेल भी इन्होंने ही हम लोगों को दिया था। तो डिस्कवरी से रिलेटेड ये हो गया। उसके बाद में लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लिविंग सेल की डिस्कवरी में ये पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला एंटन वन ल्यूवेनहॉक, 1674 पॉन्ड में स्पाइरोगायरा को देखा था, जो कि एक एल्गी होती है। ठीक है, लिविंग सेल की डिस्कवरी यहाँ पे हो गई। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा? सेल थ्योरी की बात की। सेल थ्योरी देने के लिए सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 39 में हम लोगों को दो पॉइंटर्स दिए थे। ठीक है, उसके बाद में जो मॉडिफिकेशन किया था वो 1855 में हुआ था। एटीन 39 में कौन कौन से साइंटिस्ट थे? थियोडोर श्वान, और मैथियास श्लिडन। ठीक है, इन दोनों ने हम लोगों को दो बेसिक पॉइंटर्स दिए थे। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला था? ऑल और रॉबर्ट ब्राउन बाद में आएंगे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में हम बाद में बात करेंगे बच्चा। यहाँ पे ध्यान से समझते जाओ, नहीं तो ये माइंड मैप नहीं समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, देखो दो पॉइंटर्स कौन से? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, और सेकेंड, सेल इज द बेसिक unit of structure and function. उसके बाद में सेल थ्योरी में 1855 में जो मॉडिफिकेशन था वो दिया था सर रुडोल्फ वर्चो ने। इन्होंने बोला था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस प्रकार से एक डायग्राम बना लेना तो ये चीज याद आ जाएगी। ठीक है, हाँ, साइंटिस्ट के नाम जो जरूरी हैं वो मैं बताती जा रही हूँ, ये आपको याद रखने रहेंगे। ठीक है बच्चा, डिस्कवरी यहाँ पे लिविंग सेल, ये सेल थ्योरी।
हाँ हो गया है, नॉर्मल हो गया है वापस। देखो अभी ठीक है, लैग से वापस हो गया है नॉर्मल। हाँ हाँ हो जाता है कभी कभार इशू, बारिश हो रही है ना बहुत तेज बाहर, तो कभी कभार इंटरनेट इशू दे जाता है। इसमें आपकी सारी चीजें आ गई हैं डिस्कवरी से रिलेटेड, और हर टॉपिक का हम ऐसे ही नोट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, हर टॉपिक का हम ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, जो उसमें हम लोग एक ही पेज पे सारी की सारी चीजें लिख देंगे। जो साइंटिस्ट के यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट नाम थे डिस्कवरी से रिलेटेड, वो हमने इसमें उतार दिए हैं। ओके। हाँ, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब वो है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उससे नए सेल्स आ रहे हैं। एक सेल से दो सेल बने, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, यानी कि इस प्रकार से सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अब बच्चा। सॉरी, अब देखो हमारे शरीर में हम लोगों को बहुत अलग अलग वैरायटी के सेल्स देखने को मिलते हैं। कुछ का शेप ऐसा होता है, कुछ का शेप ऐसा होता है, कुछ का शेप ऐसा होता है। अब इसके ऊपर आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। अब कैसा क्वेश्चन आया है, हमारे शरीर में अगर सारे ये सेल्स का शेप एक जैसा होता तो हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उनको पढ़ने के लिए, लेकिन इनका सबका शेप जो है वो अलग अलग क्यों है? भगवान ने सबका शेप अलग अलग इसलिए बनाया है जिससे सिलेबस बढ़े नहीं, जिससे कि उनके फंक्शन में उनको मदद मिल सके। अब कैसे मदद मिल सकती है ये मैं तुम लोगों को बताती हूँ। देखो, जो यहाँ पे एक नर्व सेल होता है, नर्व सेल हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल, ये हमारा नर्व सेल होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि यार एक स्माइली बना दो, तो झट से मैं यहाँ पे एक स्माइली बना दूंगी। जैसे ही मैंने सोचा वैसे ही यहाँ पे मैंने स्माइली बना दिया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, जो मेरे दिमाग ने मुझे इंफॉर्मेशन दी फटाफट से वो मेरे हाथ तक आई और मैंने यहाँ पे एक स्माइली बना दिया। यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर छोटे छोटे सेल्स यहाँ पे लाइन से लगे होंगे तो कब मैं सोचूंगी और कब मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगी। इसीलिए एक लंबा सा सेल मौजूद होगा जिसके चलते इंफॉर्मेशन फटाफट से ट्रांसमिट हो पाएगी। तो जो नर्व सेल है उसके लंबे होने का रीजन ये है। अगर मैं आरबीसीज की बात करूं तो उनका बाइकॉनकेव शेप इसलिए होता है जिससे कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाए। अब एक डिसऑर्डर की वजह से अगर आरबीसी का शेप चेंज हो गया तो भैया एनीमिया हो जाता है, क्लॉटिंग होने लग जाती है। यानी कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स, different shapes and sizes depend upon फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जैसा काम होगा वैसा उसका शेप होगा, वैसा उसका साइज होगा। प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब आगे बढ़ा जाए। बहुत सारे सेल्स के हम लोगों को वैरायटी देखने को मिलती है, मतलब विभिन्न तरह के सेल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। भगवान ने इसी दुनिया में इतना वैरायटी बनाया है ना। अगर मैं सबसे छोटे सेल की बात करूं, द स्मॉलेस्ट सेल, जिसको 100 के हम लोगों को मैग्निफिकेशन पे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़े, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल है जो कि है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है। लेकिन अगर मैं सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो देखो दोनों हाथों से इसको उठाना पड़ रहा है, और ये है आपका ऑस्ट्रिच का एग। जो एक एग होता है ना, वो एक सिंगल सेल होता है। यहाँ देखो इतना छोटा सेल है जो आंखों से दिख भी नहीं पा रहा, और यहाँ एक इतना बड़ा सेल है जिसको दोनों हाथों से उठाना पड़ रहा है। यानी कि क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है, ऑस्ट्रिच का एग, लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग। तो इतनी वैरायटी हम लोगों को देखने में मिलती है यहाँ पे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल के बने हुए हैं, जो यूनिसेल्युलर होते हैं। एक ही सेल, मैंने बोला था ना कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट हमारा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि वो अकेले रहने के लिए केपेबल है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स, अब यहाँ पे जो इमेज है ना, ये आप लोगों ने 1-2 साल पहले ये सुना होगा कि अमेरिका में एक ब्रेन ईटिंग अमीबा फैला था। तो एक ब्रेन ईटिंग अमीबा की इमेज है, वो भी कैसा था, यूनिसेल्युलर था। ठीक है, तो ये कैसा है बेटा, ये है
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और हम कैसे हैं, हमारे शरीर में बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं, तो हम कैसे हैं बेटा, हम हैं मल्टी सेल्युलर। तो ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि यहाँ पे एक चीज आती है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। घर में हम लोग सब लोग काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर की मैं बात बताऊं तो सब लोगों ने अपना अपना काम डिवाइड कर रखा है। मम्मी खाना बना रही हैं, पापा बाहर से सब्जियां लेकर आ रहे हैं, भाई जो है वो बॉटलों में पानी भर भर के रख रहा है फ्रिज में, मैं साफ सफाई में मदद कर रही हूँ, यानी कि सबने अपना अपना काम बांट रखा है और मिलकर पूरा घर चल रहा है। इसी को बोला जाता है डिविजन ऑफ लेबर, और यही हमारे सेल में भी हो रहा है। सेल में इतने सारे अलग अलग वर्कर्स हैं, ठीक है, वो सारे वर्कर्स मिलकर एक यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, हमारे सेल को चला रहे होते हैं। तो इन्हीं सारे वर्कर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ये कौन कौन से वर्कर्स कौन सा काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं रटवाने बैठूंगी बेटा ये वाला ये काम कर रहा है, ये वाला ये काम कर रहा है, पूरा उनका एक सिस्टम चल रहा है, पूरा एक शहर चल रहा है सेल के अंदर। एक चीज दूसरी चीज से इतना बेहतरीन तरह से कनेक्टेड है ना कि वो हम समझेंगे तो हमारे लिए किसी भी चीज को रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं डिविजन ऑफ लेबर की बात की जाए तो बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। किसी भी अगर मैं सेल की बात करूं तो उसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर मैं सेल को यहाँ पे ड्रॉ करूं तो उसकी मैं एक बाउंड्री बनाऊंगी ना। अब उसकी ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, ये सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट है हमारे सेल का, और इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका काम क्या है, इसका काम है सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को बाहरी एनवायरनमेंट से अलग रखना। फॉर एग्जाम्पल ये कमरा एक सेल है, ठीक है, अब मैं इस कमरे में यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं इस कमरे में अब यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे कोई बाहरी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, तो इस सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखने के लिए ये दीवार मौजूद है। तो सेल की एक दीवार होनी यहाँ पे बहुत जरूरी है, जिसको बोला जाता है सेल की मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बेटा एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोई सा भी सेल हो इस धरती पे, सारे सेल्स में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तो मिलने ही वाली है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है, इस पे बाद में डबल स्टार भी लगा लेंगे हम। ठीक है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहरी एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम कर रही है, सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट। दूसरे बेसिक कंपोनेंट की बात करूं तो वो होता है यहाँ पे मौजूद आपका मैनेजर, जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, आपके सेल का, पूरे सेल का मैनेजर होता है, जो यहाँ पे सारी चीजों को संभाल रहा होता है, सारे जो वर्कर्स हैं उनको सिग्नल दे रहा होता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला कि आपका सेल एक शहर की तरह है, तो एक जैसे वहां पे एक पार्लियामेंट है जो सारी चीजों को संभाल रहा है, रूल्स बना रहा है, वहां से सिग्नल्स आ रहे हैं कि किस प्रकार पूरे शहर को चलना है, वहां पे सारे मेन अथॉरिटीज बैठे हुए हैं। तो न्यूक्लियस आपके सेल का मैनेजर है, जो सारी चीजों को मैनेज करके रख रहा है और सेल को बेहतरीन तरीके से चला रहा है। सेकेंड बेसिक कंपोनेंट न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का, ये क्या हुआ, एक सेकेंड, तीसरा बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का, वो होता है इसके अंदर मौजूद पूरा का पूरा ये जो लिक्विड भरा हुआ है, जिसके अंदर सारे वर्कर्स तैर रहे होते हैं, ये सारा जो लिक्विड यहाँ पे मौजूद है, इसको बोला जाता है आपके सेल के अंदर भरा हुआ स्टफ, यानी कि सेल के अंदर भरा हुआ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म वही है जिसके अंदर आपके सारे वर्कर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ यहाँ पे।
ये रहा आपका एक सेल, ठीक है। अब इस सेल में ये जो आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में ये जो आपको बीच में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जिसको केक के पीस की तरह काट रखा है, जिससे आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिख जाए, तो ये क्या है बेटा, ये होता है आपका न्यूक्लियस। ओके ये है आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस आपकी सारी चीजों को संभाल रहा है। और ये जो एक लिक्विड है ना, जिसमें ये एक सेमी फ्लूइड जैसा जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये सारे वर्कर्स तैर रहे हैं, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हो गए हमारे, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सबसे पहला हो जाता है आपका सेल का मेम्ब्रेन, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में आ जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हमारे सेल का। सबसे पहले हम इन्हीं तीनों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले बात की जाए सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है, सारे सेल्स में ये मौजूद होने वाली है, ठीक है। दिस इज सबसे पहले तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। और ये होती है बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल। जैसे किसी भी क्लब के बाहर बाउंसर्स खड़े हुए होते हैं ना, वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं कौन अंदर आ रहा है और अंदर से कौन बाहर जा रहा है, यानी कि ये एक बाउंसर की तरह है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये देख रही होती है कि हाँ हम सिर्फ कुछ ही चुनिंदा चीजों को अंदर आने देंगे और चुनिंदा चीजों को ही बाहर जाने देंगे। चुन चुन के चीजों को हम लोग अंदर या बाहर जाने देंगे, चुन चुन के यानी कि सिलेक्ट करके। इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ सेमी परमिएबल, ठीक है। सेमी परमिएबल इसको बोला जाता है। मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ बेटा, मैंने पढ़ ली है आपके लिए 4-5 किताबें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं। पिछले एग्जाम में भी नोट से सारा का सारा उठ के आया था, अगले एग्जाम में भी वहीं से उठ कर आएगा। तो आपको कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बस वो पढ़ते जाओ, ठीक है बच्चा। चलो अब तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाती हूँ मैं। ये देखो, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो दीवार है वो कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। अब ये जो दीवार है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तुमको एक एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी। चलो देखते हैं। ये अटक क्यों गया है, चलो वापस नॉर्मल हो गया। लेट्स सी कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है। कंपोजिशन की बात की जाए, अभी जो पेपर हुआ था उसमें ये जो मैं अभी चार्ट बना रही हूँ, उसी में से क्वेश्चन सीधे सीधे उठकर आया था। देखो, 3 चीजों का आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। सबसे पहला लिपिड्स, दूसरा प्रोटीन्स, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब लिपिड्स में 2 प्रकार के लिपिड्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पहला होता है फॉस्फोलिपिड्स, और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स मेन लिपिड्स होते हैं जिसका आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं, ठीक है। जब मैं बेटा बताऊंगी तब आप नोट कर लीजिएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके फॉस्फोलिपिड्स का, यानी कि ये 2 लेयर्स में मौजूद होता है, यानी कि आपके जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनका बाय लेयर मौजूद है। ये मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाऊं 3D में, ये देखो, एक लेयर तो आपका ये रहा और एक लेयर ये रहा। ये आपके फॉस्फोलिपिड्स का बाय लेयर मौजूद है, एक ऐसे मौजूद है, एक ऐसे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये ऐसे मौजूद नहीं है, आप ये देख रहे हो कि ये ऐसे भी मौजूद नहीं है,
ऐसे भी मौजूद नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौजूद होता है। ऐसा क्यों है, इसका मैं रीजन बताती हूँ। क्योंकि बेटा ये वाला जो आपको हिस्सा देखने को मिलता है ये हेड है, और इसको बोला जाता है, ये है हाइड्रोफिलिक, यानी कि इसको पानी से डर नहीं लगता। ठीक है, और ये जो अंदर वाला जो टेल वाला पार्ट है ना बेटा, इसको बोला जाता है, ये है हाइड्रोफोबिक, जिसको पानी से डर लगता है। अब अगर इसको पानी से डर लगता है इसलिए ये अंदर की तरफ है। ठीक है, और ये जो पानी से डर जिसको नहीं लगता वो बाहर की तरफ है, यानी कि ये आपकी दीवार है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बाहरी इन्वायरमेंट है। अब बाहरी इन्वायरमेंट या इंटरनल स्ट्रक्चर में पानी तो होगा, तो ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है ये अगर बाहर की तरफ होता है, इसको तो पानी से डर लगता है, तो पॉसिबल ही नहीं था इसका ऐसा होना। इसीलिए ये हमेशा अंदर की तरफ होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड की एक बाय लेयर बेटा बनी हुई होती है, बाय लेयर यहाँ पे होती है। अब देखो, अब फॉस्फोलिपिड की जो ये लेयर है इसके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स कैसे होते हैं ये दिखाती हूँ मैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे ये जो धसा हुआ एक ब्लू प्रोटीन दिख रहा है, ये एक प्रोटीन है जो कंप्लीटली आपकी मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है। और ये जो कुछ ग्रीन कलर के प्रोटीन्स हैं ये सिर्फ ऊपर तैर रहे हैं, ये धसे हुए नहीं हैं। ये ब्लू वाला देखो, ये ऊपर से आया नीचे तक पूरा ये प्रोटीन गया है, यानी कि प्रोटीन्स आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के प्रोटीन्स, एक तो जो आपके सरफेस पे तैर रहे हैं और एक जो इसके अंदर धसे हुए हैं। दो प्रकार के प्रोटीन्स का नाम यहाँ पे लिख रही हूं। एक तो होते हैं इंटीग्रल, यानी कि जो धसे हुए प्रोटीन्स थे, और एक होते हैं पेरिफेरल, जो पेरिफेरी पे सिर्फ तैरने का काम कर रहे थे। तो दो प्रकार के प्रोटीन्स और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। ये कंपोजिशन समझ में आया है कि नहीं बच्चों? सबसे पहले ये बताओ, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपोजिशन क्लियर है बच्चा? फॉस्फोलिपिड का श्रवण बायलेयर इसलिए है क्योंकि अगर सिंगल लेयर होता तो किसी ना किसी एक तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट आ जाता, तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, ग्रीन एंड ब्लू दोनों प्रोटीन्स हैं, बिल्कुल। जब नोट करना होगा तब मैं बता दूंगी। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब देखो बच्चा, आपकी गुरु माता किताब जो एनसीईआरटी है उसमें एक चीज मेंशन है, एरिथ्रोसाइट, यानी कि रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को बेटा क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। हर टाइप के सेल में जो लिपिड्स और प्रोटीन्स का कंसंट्रेशन होता है ना, वो अलग अलग होता है। आरबीसी में जितना आपका कंसंट्रेशन है प्रोटीन्स और लिपिड्स का, वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसीलिए आपको भी ये याद रखना जरूरी है। कितना होता है? 52% प्रोटीन होता है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और 40% लिपिड्स होता है। बाकी का बचा हुआ क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन्स होते हैं और यहाँ पे 40% लिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब यार तुम लोगों ने ना एक चीज तो मुझसे यहाँ पे पूछी ही नहीं है कि मैम ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप यहाँ पे दिखा रहे हो, ये इस प्रकार से हिलती डुलती सी क्यों है? हिलती डुलती सी मेम्ब्रेन हम लोगों को यहाँ पे इसलिए दिख रही है क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए कि यार देखो ये वाला पॉसिबल मॉडल हो सकता है, ये वाला हो सकता है। लेकिन अभी जिस मॉडल को हम जानते हैं वो मॉडल दिया था हमें सर सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। उन्होंने उस मॉडल का नाम दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, यानी कि इसमें जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स है ना, ये थोड़े सेमी फ्लूइड नेचर के हैं, यानी कि ना लिक्विड है ना सॉलिड है, बीच का है। ठीक है, सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद होता है। सेमी लिक्विड स्ट्रक्चर क्यों मौजूद है? जिससे कि ये प्रोटीन्स आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सके, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा लिक्विड सा नेचर होता है, जिसको 3D में बताने के लिए इसको थोड़ा सा हिलता डुलता सा यहाँ पे नेचर बताया है। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे? किसने दिया था ये मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। उन्होंने इस मॉडल का नाम दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, क्योंकि यहाँ पे जो लिपिड्स हैं उनका क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर
होता है, जिससे कि बहुत सारी चीजों में सेल को मदद मिलती है। प्रोटीन्स के मूवमेंट में मदद मिलती है, सेल के डिवीजन में मदद मिलती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने क्या समझा अभी तक? ये समझा कि वो यूनिवर्सल होती है, वो सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर आने या जाने देती है। उसके बाद में इसके की कंपोजिशन में 3 चीजें होती हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स में मेजर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जिनकी बायलेयर मौजूद होती है, जिसमें कुछ प्रोटीन्स धसे होते हैं, कुछ सरफेस पे होते हैं, और ये कैसी होती है? फ्लूइड लाइक, जेली लाइक होती है। ठीक है, ये मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था, और इस मॉडल का नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर है? बताओ बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी? तो एक क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन किया जाए, एक पोल किया जाए बच्चा। बढ़िया, ठीक है, चलो। What is the concentration of lipids and proteins in the RBC cell membrane respectively? (52, 40, 42, 50, 40, 52, 50, 42? जवाब दीजिए। 30 सेकेंड्स का टाइमर है आपके पास में, फटाफट से जवाब दीजिए। हर चीज का माइंड मैप बना दूंगी, दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों इतना परेशान होते हो? नोट्स नोट्स को लेकर ही परेशान हो रहे हैं। अरे मैं हूं ना यहाँ पे, क्लास खत्म थोड़ी हो गई। आ जाएंगे नोट्स, समझो तो पहले। बढ़िया, ओके। पोल यहाँ पे स्टॉप होने वाला है, बच्चों की नींद खुलने वाली है। जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शो द रिजल्ट्स। ये 42% बच्चे वो हैं जिनकी नींद अभी तक खुली नहीं है, और ये 37% बच्चे वो हैं जो ध्यान से सुन रहे थे। लीडर बोर्ड देखें, कुणाल, धनंजय, स्वप्नदीप, तुषार, तेजस और शुभ, बहुत बढ़िया। लीस्ट एवरेज टाइम 1.5 सेकेंड्स का है। देख लो अपना कॉम्पिटिशन। ठीक है, सही जवाब जाएगा 40, 52। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था तब मैंने पहले प्रोटीन्स बाद में लिपिड्स पढ़ाया था, और 52, 40 पढ़ाया था, वही दिमाग में रह गया। ध्यान से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन में कि पहले लिपिड्स और बाद में प्रोटीन्स आएगा। बेटा ध्यान रखना, ये जो हमारा पूरा बायो का सफर होने वाला है ना, इसमें मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दूंगी, मैं ये भी सिखाऊंगी कि क्वेश्चन को ढंग से कैसे पढ़ना है, और पहला ही ऑप्शन देखकर टिक नहीं करना। सबसे पहली बात, कितना भी आपका कोई से भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, उसको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, और उसके बाद में सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन सही लगा टिक मार दिया, फंसाने के लिए एग्जामिनर पहले ऑप्शन में डालेगा। ठीक है, आपको सारे ऑप्शंस को देखना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। ओके बच्चा, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब यहाँ पे बात आती है कि मैंने आपको ये बोला था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब एक जगह से दूसरी जगह तक कोई भी चीज जाती है, तब वो सिलेक्ट हो होकर जाती है। सिर्फ कुछ ही चीजें जा पाती हैं, सिर्फ कुछ ही चीजें अंदर आ पाती हैं, ऐसा होता है ना। अब इसमें जो चीजें अंदर या बाहर जा रही हैं, उनको किस तरह से वो जा रही हैं ये समझना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में 2 कमरे हैं, ठीक है। अब इन 2 कमरों में, ये वाले कमरे में लोग ठसाठस भरे हुए हैं, और ये वाला कमरा ऐसा है जिसमें सिर्फ 2-3 लोग हैं, ठीक है। अब इनके बीच में एक दरवाजा यहाँ पे बना हुआ है। जैसे ही मैं दरवाजा खोल दूंगी, वैसे ही लोग कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, जहां ठसाठस भरे हुए हैं वहां से
खाली वाले कमरे की तरफ जाएंगे लोग, थोड़ा सांस आए, अच्छे से घूम फिर पाए, है ना। यानी कि लोग जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गए हैं। हायर कंसंट्रेशन जहां पे बहुत सारे लोग हैं, वहां से चीजें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गई हैं। तो हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट को ही बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन आपके सेल बनाता है, ठीक है, आपका सेल जो ऑक्सीजन को लेता, सॉरी, ऑक्सीजन जो इनटेक करता है सेल, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बनाता है उसको जो बाहर भेजता है, ये ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाहर जाना है, ये डिफ्यूजन के चलते ही होता है। डिफ्यूजन यानी कि जो हायर कंसेंट्रेशन है वहां से लोअर कंसेंट्रेशन में चीजों का जाना, ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट मटेरियल है उसका बाहर जाना या फिर ऑक्सीजन का अपने काम के लिए लेना। ठीक है, ये सब डिफ्यूजन के चलते हो रहा होता है। ओके बच्चा, अब देखो इसके बाद में आता है ऑस्मोसिस। जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तब हम लोगों ने गैसेस बोला, लेकिन अगर हम वाटर के डिफ्यूजन की बात करेंगे तो उसको एक स्पेशल टर्म दिया गया है, ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर का डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस, यानी कि डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस ही है ऑस्मोसिस, एक प्रकार का डिफ्यूजन ही होता है ऑस्मोसिस, जहां पे हम पानी के मूवमेंट की बात कर रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, ये चीज हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, और इसके लिए हमेशा और हमेशा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हम लोगों को जरूरत होगी। अब इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिनेरियो है, ठीक है। अब यहाँ तो सिंपल सा डिफ्यूजन हुआ था, हायर कंसंट्रेशन से पूरे में ये फैल गए थे नॉर्मल। लेकिन अगर ये एक सिचुएशन है, इसको ध्यान से देखना बच्चा, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ये एक सिचुएशन है और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमेशा ऑस्मोसिस होगा। अब इसमें अगर मैं इसको यहाँ पे छुपा लूं, ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ मूवमेंट होना चाहिए। सिंस यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस का मतलब यहाँ पानी का मूवमेंट होगा, यानी कि पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, यहाँ पानी ज्यादा है, तो पानी आपका यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यानी कि अब यहाँ पे ऐसा सिनेरियो आ जाएगा। आप जो सोच रहे थे ना कि ये मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे, नहीं, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये मॉलिक्यूल्स को मूव ही नहीं होने दे रही है। अब मॉलिक्यूल्स को अगर मूव नहीं होने दे रही है तो ये सिर्फ पानी को मूव होने देगी, यानी कि अब सिर्फ पानी मूव होगा आपका इस डायरेक्शन में, दोनों जगह कंसंट्रेशन एक जैसी करने के लिए। इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी का मूवमेंट होता है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चा, दिस थिंग शुड बी क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेसिकली 3 केसेस आते हैं हमारे पास में ऑस्मोसिस में। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ठीक है, यहाँ पे एक सेल रखा हुआ है, यहाँ पे एक सेल रखा हुआ है, यहाँ पे एक सेल रखा हुआ है। ठीक है, पहले वाले सिनेरियो में बाहर कम पानी है और सेल के अंदर ज्यादा पानी है। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में अंदर कम पानी है, बाहर ज्यादा पानी है, और तीसरे सिनेरियो में अंदर जितना पानी है बाहर भी उतना ही पानी है। अब इन तीनों सिनेरियोज में क्या क्या हो रहा होगा, अब तुम मुझे ये चीज बताओगे। ठीक है, पहले सिनेरियो में पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा, फटाफट फटाफट से बताते जाओ, सिंपल सी चीज है। पहले सिनेरियो में पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा, इस सेल के साथ में क्या होने वाला है, बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। बढ़िया, पहले सेल में जो आपका पानी है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा। अब सेल से अगर पानी निचुड़ गया तो सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा सेल। ठीक है, और ऐसी कंडीशन जहां पे सेल को गुस्सा आए और वो पानी को बाहर फेंक दे, यानी कि वो हाइपर हो गया है, यानी कि ऐसी कंडीशन को बोला जाएगा बेटा हाइपरटोनिक मीडियम। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है जहां पे पानी सेल के अंदर जाए तो सेल आपका स्वेल हो जाएगा, राइट। अब अगर सेल आपका स्वेल हो गया है तो ऐसे मीडियम को बोला जाएगा हाइपोटोनिक मीडियम। हाइपोटोनिक
मीडियम। और अगर ऐसा सिनेरियो है जहां पे जितना पानी अंदर है उतना ही पानी अगर बाहर है, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा। जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर आएगा, और ऐसी सिचुएशन में सेल का सेम शेप रहेगा। और इसको क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक मीडियम इसको बोला जाता है। ठीक है, आइसोटोनिक मीडियम इसको बोला जाता है। 3 सिनेरियोज हैं, यही 3 सिनेरियोज यहाँ पे और बेटर तरीके से मेंशन्ड है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि हम लोगों ने किशमिश को रात भर भिगो कर रखा है, अगर रात भर आप किशमिश को भिगो के रखोगे तो वो कौन सा सिनेरियो हो जाएगा बच्चा? वो हाइपोटोनिक मीडियम हो जाता है या हाइपरटोनिक मीडियम हो जाता है? सोच के बताओ। रात भर अगर किशमिश को भिगो के रखोगे यानी कि आपने उसको कौन से मीडियम में रखा है? हाइपर में, हाइपो में, आइसोटोनिक में? कैसे मीडियम में रखा है आपने उसको? हाइपोटोनिक मीडियम में रखा है। सिंपल सी बात आ जाती है, तभी क्या हो जाता है? तभी वो स्वेल हो जाता है, राइट? तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? ये आपको तीनों सिचुएशन समझ में आ गई हैं। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस 2 टाइप के ट्रांसफर्स हो सकते हैं। एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसका मतलब समझो। पैसिव का मतलब जो अपने आप हो रहा है, ठीक है, जो अपने आप हो रहा है, जिसमें हमें कोई भी एनर्जी नहीं लगाने पड़ी। 2 कमरे हैं ना, अब दोनों कमरों में से जब हमने गेट खोला तब ये लोग अपने आप ही खाली वाले कमरे में जा रहे हैं, उनको हमने धक्का मार मार कर तो खाली कमरे में डाला नहीं है ना? तो जो अपने आप हो जाए, जो अपने आप हो जाए, वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो जहां पे मुझे धक्के मार कर अगर लोगों को दूसरी तरफ भेजना पड़ रहा है, जैसे कि जो खाली कमरा था उसमें जो 2-3 लोग थे, उनको धक्के मार कर मुझे इस ठसा ठस भरे वाले रूम में अगर डालना है, तो यानी कि एनर्जी का इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा। एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस सिनेरियो में, जहां पे मुझे धक्के मारकर उन्हें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, और इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव में हमेशा याद रखना कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और पैसिव में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये अपने आप हो रहा होता है, बस खत्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हो गया है, इसका फटाफट से हम लोग अब माइंड मैप यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहला ये यूनिवर्सल होती है, और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कंपोजिशन की बात करते हैं, तीन चीजों की बनी हुई होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना, है ना? लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, ठीक है, और एक और कौन से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन्स में 2 कौन कौन से होते हैं बेटा? इंटीग्रल और पेरिफेरल। एक और चीज हमने बताई थी, आरबीसी या फिर हम बोले इरिथ्रोसाइट्स।
इनमें 52% प्रोटीन्स होते हैं, 40% लिपिड्स होते हैं। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मॉडल है, ये किसने मॉडल दिया था बेटा? बताओ किसने मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फटाफट से नाम बताओ, लिखोगे तो याद होगा। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया गया था 1972 में। किसके द्वारा? पार्ट आई कैन सी योर मैसेजेस बच्चा। किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। बहुत बढ़िया, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। यहाँ पे उन्होंने क्वासी फ्लूइड नेचर किसका बताया था? लिपिड्स का क्वासी फ्लूइड नेचर। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स उन्होंने बताया था। ठीक है, तो मॉडल की भी बात हो गई। इसके बाद में बात आती है डिफ्यूजन, यानी कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। या फिर अगर मैं बात करूं आपसे ऑस्मोसिस की, तो वो डिफ्यूजन का ही एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस है जहां पे वाटर का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मौजूदगी में। ये लिख लेना, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मौजूदगी में। ठीक है, ऑस्मोसिस के 3 सिनेरियोज आते हैं। तीनों सिनेरियोज हम लोगों ने पढ़े थे। हाइपरटोनिक मीडियम, हाइपोटोनिक और आइसो। हाइपर में सेल श्रिंक हो रहा था, हाइपो में सेल स्वेल हो रहा था, आइसो में सेम रह रहा था। उसके बाद में एक और चीज पड़ी थी, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की। बस इतना याद रखना है कि एक्टिव में एनर्जी चाहिए, पैसिव में नहीं चाहिए। और ये रहा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी पूरा चार्ट। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स में यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक और चीज जो थी इस प्रकार का। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक पार्ट है और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये हो गया, ठीक है, क्लियर सब लोगों को? ये हमारा माइंड मैप हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। उसका कंपोजिशन लिख दिया है, आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स में कितना परसेंटेज होता है, उसके मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं, ऑस्मोसिस के बारे में बात कर ली है, डिफ्यूजन के बारे में बात कर ली है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये रहा हमारा इसका माइंड मैप। ठीक है, सब कुछ क्लियर है सब लोगों को? मैं बोलती जा रही हूँ, अगर सुनते जाओगे तो पता रहेगा कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। इसको ही आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करें। 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, इसका आप जवाब देंगे। 30 सेकेंड्स का मैं आपको टाइमर दे रही हूँ, बताइए।
फटाफट से बताओ, which of the following will be resulted when an animal cell is surrounded by a medium with lower concentration of water? बिल्कुल सही बात है। सही जवाब हमारा क्या जाएगा, एनिमल सेल मीडियम सराउंडेड विद लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि एनिमल सेल में ज्यादा होगा तो सेल विल लूज वाटर। ए 42% बच्चों का ही सही जवाब क्यों है बच्चा? आंचल, सम्यक, सक्षम, पंकज, आशीष और सत्य प्रकाश। बाहर कम पानी है, अंदर ज्यादा पानी है। अंदर ज्यादा पानी है, बाहर कम है, तो ऑफकोर्स जो मूवमेंट होगा वो कहां से कहां होगा, बाहर से यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ होगा, यानी कि सेल पानी को लूज करेगा ना बेटा। सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, ये बताइए। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, पोल खत्म होने दें, पोल को स्टॉप करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शो द रिजल्ट्स। 85.59% बच्चे, आदर्श, वेदांत, विग्नेश, कुणाल, धनुष और दिव्यांशु, बहुत बढ़िया जवाब जाएगा सर रॉबर्ट हुक। 1665 डेड सेल, ओक पेड़ की छाल, माइक्रोग्राफिया बुक। ठीक है, सब कुछ हमें पता है। अगला क्वेश्चन, the plasma membrane is composed primarily of a bilayer consisting of 30 seconds का टाइमर, किसकी बाइलेयर मौजूद होती है? वेरी इजी क्वेश्चन। बढ़िया, सही जवाब हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोलिपिड। 66.97% बच्चों के सही जवाब। क्या नाम है ये, जाट, कुणाल, मिस्टर अननोन, वेदांत, धनंजय, स्वप्नदीप। मम्मी पापा ने इतने प्यारे प्यारे नाम दिए हैं लेकिन फिर भी अपने नाम से नहीं आना। सही जवाब हमारा क्या जाएगा, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर मौजूद होती है। इस प्रकार से पढ़ा है ना हम लोगों ने। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का वो ये है, the lipid bilayer of the plasma membrane is arranged with hydrophobic head facing outward, hydrophobic tails facing outward, hydrophilic heads facing outward, hydrophilic heads facing outward। ये तुम लोगों को अब बताना है। चलो हाँ ठीक है, सही है। 30 सेकेंड्स का टाइमर, जवाब दीजिए। ओके,
सही जवाब हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शो द रिजल्ट्स। 57.06% बच्चे। कुणाल, भविष्य, विघ्नेश, श्रेया, मिस्टर अननोन, धनुष, बहुत बढ़िया। हाइड्रोफिलिक टेल्स जो है वो बाहर की, हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो बाहर की तरफ रहता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर की तरफ इस प्रकार से रहती है। राइट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बढ़िया। इसके साथ में हमारा आज का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लिया होगा। वहां पे हम काफी इंपॉर्टेंट से जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। मैंने बताया था कि क्लास में हम चीजों को याद करेंगे, और आई होप कि आपने अपने प्रॉमिस को निभाया होगा कि आप लोगों ने क्लास में याद किया होगा। आज हम लोगों ने 2 माइंड मैप्स बनाए हैं, यानी कि बेसिकली एक A4 साइज का आधा आधा, यानी कि एक पेज में हमारा आज का पूरा लेक्चर समिट के आ गया है। अब आपको माइंड मैप्स का मतलब समझ में आ गया होगा, और माइंड मैप्स की यूटिलिटी भी, कि कितनी ज्यादा यूटिलिटी इनकी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग सारे लेक्चर्स में माइंड मैप्स बनाएंगे और अपनी सारी जो प्रिपरेशन है उसको इसी तरह से स्मार्ट डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। एज आई ऑलवेज से, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, सो टेक केयर एवरीवन। ओके, अपना अच्छी तरह से ध्यान रखो, क्योंकि ये जो दिमाग है ना ये तभी काम करेगा जब आपका शरीर बहुत हेल्दी होगा। ठीक है, चलिए ओके, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड वंदे मातरम।